लग्ने सो स्थितो गुरु सप्तमे स्थितो शुक्र दिव्यर्थो भवो जातो पाणिग्रहे सुशोभिताम्। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों को तीज, त्यौहार, व्रत, शुभ तिथियां और कुंडली एवं ज्योतिष संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जानकारी हो सके। वीडियो पूरा देखें और कमेंट करें। कोई भी प्रश्न या जानकारी चाहिए तो कमेंट या मेल के माध्यम से दे सकते हैं। ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज का विषय है शादी का योग, विवाह योग। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 27 वर्ष की उम्र के अंदर ये दो योग आते ही आते हैं। नंबर 1, धन प्राप्ति का, धन अर्जित करने का, चाहे वो नौकरी के जरिए हो या बिजनेस के जरिए। दूसरा, शादी का योग, क्योंकि महर्षि पाराशरी ज्योतिष के अनुसार इंसान की अधिकतम उम्र 120 वर्ष रहती है, जो विष्णोत्तरी दशा के माध्यम से दर्शाई गई है, जो कि 27 वर्ष के उम्र तक शुभ ग्रह की दृष्टि में ये दो योग एक या दो बार आते ही आते हैं। दोस्तों, आज मैंने शादी के योग पर वीडियो बनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि साल 6 महीने से जो मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए आ रही हैं, उसमें सर्वाधिक कुंडली वो हैं जो विवाह का योग जानना चाहते हैं, शादी का योग जानना चाहते हैं। बच्चों के माता पिता परेशान हैं। माता पिता ही नहीं, बच्चे भी परेशान हैं, क्योंकि बच्चे कोई 18-20 साल के नहीं हैं, वो 28-30 साल के हैं, मैच्योर्ड हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। तो माता पिता या बच्चे इस चीज को जानना चाह रहे हैं, शादी का योग कब, शादी कब, कब तक शादी होने का योग। दोस्तों, कुंडलियां पहले भी बनती थी, शादी के लिए कुंडलियां पहले भी देखी जाती थी, अब भी देखी जाती है। जो मेरे संज्ञान में बातें आई हैं, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। अब ये डिफरेंसेज, अब ये अंतर कैसे और किस तरह से अंतर आया। मैं तो उस क्षेत्र से आता हूँ जिस क्षेत्र में 99% लोगों की कुंडलियां बनी रहती हैं। पहले हाई स्कूल इंटर बच्चों के करने के पश्चात माता पिता उनके रिश्ते को देखना शुरू कर देते हैं। मैं लड़का या लड़की की बात नहीं कर रहा, दोनों के लिए 20 से 25 के बीच शादी हो जाया करती थी अधिकतर लोगों की। परंतु अब समय थोड़ा बदला। अब हाई स्कूल इंटर करने के पश्चात बच्चे हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, जो भी जिस क्षेत्र में जाना चाहता है। और माता पिता भी बखूबी उनका साथ देते हैं, क्यों नहीं देंगे। सभी जानते हैं, मैं कई बार कहता हूँ, पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट। हमेशा ही सही रास्ते में माता पिता से बड़ा गाइड, माता पिता से ज़्यादा बड़ा मार्गदर्शक कोई हो ही नहीं सकता। वो माता पिता उनका पूरा सपोर्ट करते हैं और साथ देते हैं, दिल खोल कर देते हैं। अब वो हायर एजुकेशन करने के पश्चात टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाते हैं। तकनीकी शिक्षा में चाहे वो कंप्यूटर कोर्स हो, हार्डवेयर हो,
सॉफ्टवेयर हो, जो भी जिस क्षेत्र में जा रहा है उसमें भी समय लग जाता है, 2-3 साल का समय वो भी ले लेते। उसके पश्चात वो जैसे ही कंप्लीट होता है फिर वो अपना जॉब नौकरी वो अपना ढूंढते हैं, उसमें भी साल 6 महीने निकल जाते हैं। तत्पश्चात जैसे वो लग जाते हैं, ठीक अच्छी कंपनी में अच्छे जॉब पर लग गए हैं, तो अभी वो तनख्वाह देखते हैं कैसा मेरा कितने का पैकेज है कैसा है। तो मान लेते हैं अभी 5 लाख का है, तो वो बोलते हैं अभी थोड़ा सा रुकते हैं और 10 लाख का हो जाने देते हैं, उसमें भी साल 6 महीने लग जाते हैं। देखते देखते 28-30 की उम्र हो गई। अब किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन भी है, अच्छी जॉब है और अच्छा स्टेटस से जॉब भी कर रहा है और घर का भी स्टेटस अपना स्टेटस सारा ठीक ठाक हो गया है। तो अब वो क्या चाहते हैं, मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, यही आप लोगों के साथ बातें शेयर करना चाह रहा हूँ कि तुरंत ही वो साल 6 महीने के अंदर 2 महीने 4 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी वो अभी शादी करना चाहते हैं, चाहे वो माता पिता हों बच्चे के लिए या बच्चा स्वयं भी, क्योंकि सारा काम जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट जैसी थी वो ठीक हो चुका है। तो अब तुरंत ही हम शादी करें। उस समय वो जब कुंडली निकालते हैं, अभी तक कुंडली उनकी रखी हुई थी, अब वो कुंडली निकालते हैं अपने पुरोहित के पास या जहाँ पर जैसे दिखाते हैं कुंडली दिखा रहे तो पता चल रहा है शादी का योग नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि 25 के बाद या इसके बीच में शादी का योग नहीं आता है। कई लोगों का नौकरी लगते ही शादी का योग बना हुआ और पता भी नहीं चला शादी हो गई है। कई लोग कहते हैं कि नहीं हमने तो कुछ नहीं देखा तुरंत शादी हो गई, तो उसका आ रहा होगा, उसका योग होगा। हर एक के ऊपर ग्रहों की दृष्टि तो बनी हुई है, कोई कुंडली को माने ना माने, कोई इस चीज़ को माने ना माने, लेकिन उसके ऊपर ग्रहों की दृष्टि थोड़ी हट जाती है। अब किसी व्यक्ति का अभी नहीं आया है योग, तो वो तुरंत 2-4-6 महीने में शादी करना चाहता है, तो वो कुंडली देखते हैं। इससे पहले कुंडली की तरफ वो कभी नहीं देखते। मैं यही बात को कहना चाह रहा हूँ कि हर आदमी अपनी कुंडली को एक नज़र तो देख सके, क्योंकि मैं बिल्कुल सामान्य और सरल भाषा में, मेरे जब भी आप जितने वीडियो देखेंगे हर वीडियो में मैं इसी चीज़ को प्रिविलेज देता हूँ कि सरल और सामान्य भाषा में आप लोगों को डिक्टेट कर सकूँ, बता सकूँ। तो अभी देखना क्या है, कुंडली में जैसे ही ग्रहों का समन्वय देखते हैं हम, किस तरह से उनका आपसी समन्वय है और किस ग्रह को कैसे हम देखते हैं, किस दशा को कैसे देखते हैं, तो वो चीज़ के लिए मैंने आज यह शादी का योग पर वीडियो देखते हैं। शादी का योग को, विवाह योग हम कैसे देखते हैं। विवाह योग में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह कारक ग्रह है शादी का। शादी के कारक ग्रह देखते हैं, लड़का हो लड़की हो उसके लिए कारक ग्रह क्या है, कौन सा ग्रह कारक ग्रह। इसके पश्चात हम देखते हैं प्रथम घर लग्न, लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है किस स्थिति में। फिर देखते हैं सप्तम को, सप्तम घर में कौन सा ग्रह बैठा है, क्योंकि मैं इससे पहले बता चुका हूं कई बार कि सप्तम घर को शादी ब्याह के लिए सबसे पहले देखा जाता है। ये पति पत्नी का घर है, यही घर पति पत्नी के वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है। तो सप्तम घर को हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं चंद्रमा और बुध देव की स्थिति, चंद्रमा और बुध कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, किस स्थिति में हैं। तत्पश्चात देखते हैं हम तृतीय और एकादश घर, तीसरे और 11वें घर को, उनमें कौन से अंक बैठे हैं, कौन से ग्रह बैठे हुए, किस राशि के अंक हैं, उनकी स्थिति क्या है। फिर हम देखते हैं, ये संक्षिप्त में बता रहा हूँ, अभी व्याख्या में इसको पूरा व्याख्या करता हूँ सब ग्रहों की। तत्पश्चात हम देखते हैं त्रिकोण, त्रिकोण में लग्न को, पंचम को और नवम भाव को देखते हैं। तो लग्न के बारे में मैं अलग से बता ही रहा हूँ और पंचम और नवम भाव को भी हम इसके लिए देखते हैं। फिर हम गोचर में देखते हैं। गोचर का मतलब इस समय ग्रहों की स्थिति, जो ग्रह भ्रमण कर रहे हैं उन ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या है, कौन सा शुभ ग्रह दृष्टि दे रहा है। तो उस कुंडली के हिसाब से उसके शुभ ग्रहों को हम गोचर में भी देखते हैं। तत्पश्चात हम देखते हैं नवांश, जब बहुत डीपली कोई भी ग्रह कहीं नहीं मिल रहा है, शुभ नहीं हो रहा है या ग्रह नहीं दिखा रहा है शादी का योग, तो हम
नवास कुंडली को बनाते हैं। नवास कुंडली का निर्माण करना होता है। नवास कुंडली का निर्माण करके तब हम देखते हैं। तो अगला देखते हैं हम। अब सर्वप्रथम हम देखते क्या है, विवाह के लिए हम विवाह के लिए कारक ग्रह इसके बृहस्पति देव और शुक्र देव। लड़की की कुंडली के लिए हम देख रहे हैं तो बृहस्पति को सर्वोत्तम सर्वप्रथम दृष्टि से देखना चाहिए। लड़की की कुंडली देखने तो हम सबसे पहले बृहस्पति देव को देखें, देवगुरु बृहस्पति। और लड़के की कुंडली यदि हम देख रहे हैं तो शुक्र देव को देखें। तत्पश्चात हम प्रथम भाव जिसको हम लग्न कहते हैं, इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। लग्न स्वयं के लिए, अब स्वयं उसी की शादी होनी है, उसी का जॉब ढूंढ रहे हैं, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं सर्वप्रथम हम लग्न को देख रहे हैं कि लग्न की स्थिति क्या है, लग्न में कौन सी राशि का अंक बैठा हुआ है और उस पर ग्रह कौन सा बैठा हुआ है। अगर उस पर कोई ग्रह नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी घर में ग्रह नहीं बैठा है, क्यों, उसका कारण मैं बताता हूँ। सामान्य तरीके से 12 घर हैं और 12 राशियां हैं, ग्रह 9 ही हैं। 9 ग्रहों में से भी 1, 2, 4, 3 जो भी है वो ग्रह एक साथ भी बैठे हो सकते हैं। तो हर घर में ग्रह होना जरूरी नहीं है, मुनासिब भी नहीं है। इसलिए उसमें देखेंगे हम लग्न में कौन सा ग्रह बैठा। अगर ग्रह नहीं है तो हम देखेंगे कि राशि, उसमें राशि कौन सी लिखी है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए उसमें 1 का अंक लिखा हो या 5 का लिखा हो या 12, जो भी अंक लिखा हो। अगर 1 का अंक लिखा है तो 1 के मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगलदेव है। हम देखेंगे मंगलदेव कहाँ बैठे हुए हैं, कुंडली में मंगल ग्रह कहाँ, किस अंक में और किस घर में बैठा हुआ है और उनकी स्थिति क्या है। वो ग्रह के साथ, वो उस लग्न के साथ वो कौन सी दृष्टि रखते हैं, दृष्टि है या नहीं है उनकी। वो पाप ग्रह के साथ तो नहीं बैठे हुए हैं, वो उच्च हैं नीच हैं, ग्रह में उच्च स्थिति में बैठे हुए हैं, नीच स्थिति में बैठे हुए हैं, मित्रता है शत्रुता है। यदि वो स्थिति अच्छी में बैठे हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, शुभ घर में बैठे हैं, तो दशा अंतरदशा में, उनके अंतरदशा में शादी हो सकती है, शादी का योग बनता है। यह है लग्न का प्रथम भाव का। दूसरे में देखिए हम सप्तम भाव, 7वें घर को, जिसको मैं इससे पहले ही बता चुका हूं, यह पति पत्नी का ही घर है। चाहे लड़के के लिए कुंडली देखो चाहे लड़की, सप्तम घर को ही हम सबसे पहले देखते हैं। शादी ब्याह हो या सामान्य जीवन के लिए, आपसी समन्वय के लिए, दाम्पत्य जीवन का घर 7वां। इस घर में देखेंगे हम कौन सा अंक लिखा हुआ है और कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यदि ग्रह नहीं बैठे हैं तो वही स्थिति देखेंगे हम उस अंक का। मान लेते हैं यहाँ पर 7 का अंक लिखा हुआ है, 7 के अंक तुला राशि हो गई और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। अब हम कहाँ देखेंगे शुक्रदेव की स्थिति कहाँ है, शुक्रदेव कहाँ बैठे हुए। 1 से लेकर के, लग्न से लेकर के 12वें घर तक कहीं भी शुक्रदेव बैठे हो सकते हैं। मान लेते हैं सपोज करो वहीं पर बैठे हुए हैं सप्तम घर में, तो वो शुभ स्थिति में है, क्योंकि वो स्वराशि के हो गए, स्वामित्व हो गया उनका, और वो सप्तमेश हो गए। तो उनकी स्थिति में, उनकी दशा अंतरदशा में शादी का योग होना ही होना है। शादी के योग के लिए इसमें एक चीज़ और आपको ऐड करके बताता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि भाई शादी का योग मैंने नहीं देखा और इस बीच में शादी हो गई है। तो शादी का योग देखा नहीं देखा, उसकी स्थिति जो थी वो स्थिति के हिसाब से ही उसकी शादी होगी। अगर मान लेते हैं उसका योग है, हमने 18 से 27 या 18 से 30 के बीच हम उसकी ग्रह की दृष्टि देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम क्यों नहीं देख रहे हैं? इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो शादी करना ही नहीं चाहेगा, बाल्यावस्था में है, तो उस समय योग देखने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। जब तक कोई चेष्टा नहीं करेगा, ये कर्म भूमि है, यहाँ पर
कर्म भूमि कर्म के अनुसार अगर वो शादी करना चाहता है तभी तो शादी होगी, या नौकरी करना चाहता है तभी शादी होगी, उसका नौकरी होगी। तो कहने का मतलब यह है, जब जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति में उन ग्रहों की दृष्टि होती है। कभी आपने कई बार इस तरह का देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है लेकिन फल नहीं मिल रहा है, एक बार नहीं मिला, 2 बार नहीं, 3 बार, अभी वो बोलता है मैंने छोड़ा नहीं, तब तक चौथी बार फल मिला मुझे, मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा नहीं, उस समय स्थिति ठीक होगी। ग्रहों की स्थिति तो सब पर है, उनकी दृष्टि तो सब पर है, इसलिए उसके बारे में सोचने का, ग्रह अपने आप देख रहे हैं अपनी स्थिति को। सप्तम के बाद हम देखते हैं चंद्रमा और बुध। चंद्रदेव और बुध कहाँ बैठे हैं? चंद्रदेव और बुध लग्न में से लेकर 12वें घर तक किसी भी घर में बैठे हो सकते हैं। हम यहाँ पर एक चीज और प्रिविलेज देते हैं, अगर हम लड़की की कन्या के कुंडली देख रहे हैं तो चंद्रमा को ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं, चंद्रमा को देखते हैं और देखते बुध को भी, और लड़के की कुंडली है तो बुध को प्रिविलेज देते हैं। लेकिन जहाँ पर स्थिति होती है दोनों के लिए दोनों ग्रह देखे जाते हैं, दोनों शुभ ग्रह, इसलिए हम ये भी देखते हैं कि चंद्रमा और बुध की स्थिति कैसे है, कुंडली में वो कहाँ पर बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं। अगर उनकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम घर में तो शादी का योग बन रहा है। और तब हम देखते हैं वो मित्र घर में बैठे हैं, शत्रु में बैठे हैं, उनकी जो जिस घर में बैठे हैं उससे शत्रुता है या मित्रता है, शुभ स्थिति में है, अशुभ स्थिति में है। यदि शुभ स्थिति में है तो वो उनकी दशा और अंतरदशा में शादी का योग बनता ही बनता है। इनकी मित्रता और शत्रुता, उच्च नीच सारी चीजें हमें देखनी होगी। इस तत्पश्चात देखते हैं हम तीसरे और 11वें घर को। तीसरे और 11वें घर को देखते क्यों हैं, मैं ये भी बता देता हूँ। तीसरे और 11 घर वो परिवार के घर कहते हैं, क्योंकि परिवार बढ़ रहा है यहाँ, परिवार की जो स्थितियाँ हैं, 2 परिवार एक हो रहे हैं, तो इसलिए परिवार घर को भी देखा जाता है। भले वो लड़की के लिए देख रहे हो या लड़के के, 2 परिवारों का आपसी समन्वय होने के कारण ये दोनों घरों को देखा जाता है, तीसरे घर और 11वें घर। इनमें देखेंगे हम कौन सा अंक लिखा हुआ है और कौन सा ग्रह इनमें बैठा हुआ है, और वो जो ग्रह बैठा हुआ है वह ग्रह की स्थिति, दृष्टि, उसकी स्थिति सप्तम भाव से मित्रता है या शत्रुता। वो जो दृष्टि रखते हैं किस घर पर रख रहे हैं, सप्तम में रह रहे हैं, लग्न में रख रहे हैं, उनकी दृष्टि के बारे में इससे पहले मैं बता चुका हूं कि ये हर ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि रखता है। इसके अलावा मंगल, शनि और गुरुदेव अलग अलग दृष्टियां रखते हैं, और भी दृष्टियां रखते हैं, बट 7वीं दृष्टि सभी ग्रह रखते हैं। तो उनकी दृष्टि पड़ रही है, नहीं पड़ रही। अगर शुभ स्थिति में हैं, तीसरे और 11वें घर के ग्रह शुभ स्थिति में है, या अंश जो राशि उसमें है वो राशि शुभ स्थिति में है, तो उस ग्रह की दृष्टि, दशा या अंतरदशा में शादी का योग बनता है। तत्पश्चात हम देखते हैं त्रिकोण को। त्रिकोण में मैं लग्न को बता चुका हूं। अब हम देखते हैं 5वें और 9वें घर। 5वें और 9वें घर को जब देख रहे हैं तो उसमें देखेंगे हम कौन सा अंक है और कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उनकी स्थिति क्या है। वो मित्र घर में बैठे हैं, शत्रु में बैठे, उनकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, सप्तम में पड़ रही है। सप्तम घर में जो पड़ रही है उनकी दृष्टि, वो शुभ दृष्टि है, अशुभ दृष्टि है, सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। और यदि उसमें जो बैठा हुआ ग्रह है वो शुभ स्थिति में है तो उसकी दशा और अंतरदशा में भी शादी का योग बना। यदि कोई ग्रह नहीं बैठा है, दोनों में, मैं पंचम त्रिकोण में पंचम और नवम दोनों घरों की बात कर रहा हूँ, एक में बैठा है हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है और दोनों में नहीं भी हो सकता है, तब हम उसी तरह से अंक को देखेंगे, राशि को देखेंगे। जिस राशि में राशि का अंक वहाँ पर लिखा हुआ है उस ग्रह के ग्रह स्वामी को भी हम देखेंगे, उसकी स्थिति भी देखेंगे, तो वो स्पष्ट करेगा कि इसके योग में, इसकी दशा में शादी
होगी या नहीं होगी। तत्पश्चात हम देखते हैं गोचर की स्थिति। गोचर किसको कहते हैं? इससे पहले भी वैसे मैं बता चुका हूं। जो इस समय ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, गोचर में भ्रमण कर रहे हैं, उन शुभ ग्रहों की स्थिति देखी जाए। उसकी कुंडली में, जिस कुंडली को देख रहे हैं हम, उस कुंडली में शुभ ग्रहों की दृष्टि को देखें जो भ्रमण कर रहे हैं। अगर शुभ स्थिति में हैं तो उनकी दृष्टि इस कुंडली से, जिस कुंडली को देख रहे हैं, उस कुंडली से मिलान करें। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 20 जून से ये वक्री है और 14 सितंबर से 20 नवंबर तक ये मकर राशि में रहेंगे। 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक 2022, 13 अप्रैल 2022 तक ये कुंभ में रहेंगे। ये देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है। राहु और केतु, शादी का देर होने का यह भी कारण है। यदि राहु और केतु सप्तम घर में बैठे हैं, एक चीज और मैं आपको सामान्य तरीके से, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, एक सामान्य तरीके से बताता हूं, सामान्य तरीके से कहता हूं कि जो भी ग्रह जिस स्थिति में बैठे हैं उनको बिल्कुल एकदम सामान्य तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। राहु और केतु दोनों ग्रह कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे। आप ये एक दूसरे से सप्तम घर में बैठे। अगर राहु लग्न में बैठे हैं तो केतु सप्तम में होंगे, और केतु अगर लग्न में बैठे हैं तो राहु सप्तम में होंगे। एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिलेंगे। यदि ये इनमें से कोई एक ग्रह सप्तम में बैठा है तो ये भी शादी देर होने का एक कारण है। लेकिन यदि राहु की दशा चल रही है, अंतर्दशा किसी और ग्रह की चल रही है, इसकी मैं पहले भी आपको ये चीज पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं कि यदि किसी की दशा चलती है, किसी भी ग्रह की दशा चलती है, तो उनकी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा रूटीन में सभी ग्रहों की चलती है। रूटीन में सभी ग्रहों की चलती है। जैसे कि राहु की अगर 18 साल की दशा चल रही है, जो दशाएं हैं वो फिक्स है। जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं इसमें कि उसकी फिक्स दशाएं, 18 साल की अगर दशा राहु की चल रही है तो उसके अंदर जो अंतर्दशा चल रही है, रूटीन में सभी ग्रहों की आएंगी, शुभ और अशुभ सभी ग्रहों की आएंगी। किसी की 6 महीने, किसी की साल भर, किसी की 1.5 साल, किसी की 2 साल, तो रूटीन में सभी ग्रहों की दशाएं आएंगी। और जब भी उसमें शुभ ग्रह की दशा आएगी, क्योंकि रूटीन में आ रही है तो कुंडली में कोई न कोई तो शुभ ग्रह होगा, कहीं न कहीं तो शुभ ग्रह बैठे होंगे, तो जब भी उसकी शुभ ग्रह की दृष्टि आएगी साल 6 महीने के अंदर, वो शादी का योग बनाएंगे, शादी का योग दिखाएंगे। बट उन्हीं की अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा, क्योंकि ग्रह की दशा तो पाप ग्रह की चल रही है, दशा चल रही है पाप ग्रह की। तो इस तरह से पाप ग्रह की दशा में भी हम ये नहीं कह सकते, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 18 साल की अगर दशा चल रही है पाप ग्रह की, तो ऐसा नहीं है कि बीच में अब 18 साल तक कोई कार्य नहीं होगा या 18 साल तक ये काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसकी दशा चल रही है, पर उसकी अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा जो सूक्ष्म दशाएं चलती हैं, उसके अंदर सारे शुभ कार्य, सारे काम होंगे। तत्पश्चात हम सारी चीजें देखने के बाद, सारे ग्रह हमने देखे, लग्न में देखे, सप्तम में देखे, तीसरे और 11वें घर को भी देखा हमने, बुध और चंद्रमा की स्थिति भी देखा, त्रिकोण में भी देखा हमने, त्रिकोण में पंचम में लग्न, पंचम और नवम भाव को भी देखा। सभी चीज़ों की स्थिति देखने के बाद अगर कहीं पर भी स्थिति कुंडली में नहीं बन रही है ऐसी, तो हम क्या करते, फिर नवास कुंडली बनाते हैं। नवास कुंडली का निर्माण करना होता है। जो लोग मेरे से ज्योतिष सीख रहे हैं,
जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए अगले मैं वीडियो में बनाऊंगा कि नवांश कुंडली कैसे बनाते हैं, और नवांश कुंडली बनाने के पश्चात ये भी बताऊंगा कि नवांश कुंडली में शुभ ग्रहों की स्थिति कैसे देखी जाती है, या दशाएं अंतरदशाओं की शुभ स्थिति कैसे देखी जाती है। शादी का योग देखना, हमने किसी चीज़ का योग देखना है, चाहे शादी का योग देख रहे हैं या और भी कोई योग देख रहे हैं, तो नवांश कुंडली के अंदर हम कैसे योग देखें, ये हमारा देखने का नवांश कुंडली का मैं निर्माण करके बताऊंगा। दोस्तों, ये था शादी का योग। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति की अगली श्रृंखला में। नमस्कार।